हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में डिस्कस करें, जिसमें कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, तो पहले इनको कवर करेंगे। देखिए, 44 नंबर में पूछा गया है, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? सही जवाब है 1850 में। देखिए, इसके बारे में इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है, उसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। 46 है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब होगा, देखिए, सतारा, बघाट, उदयपुर और लास्ट में आएगा झांसी, यानी सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। 47 है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो देखिए, 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 48 है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो सही जवाब है डलहौजी, सी ऑप्शन। 49 है, ब्रिटिश के द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? ब्रिटिश के द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? सही जवाब है अवध का, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 50 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। सही जवाब होगा, देखिए, सतारा, संबलपुर और झांसी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। देखिए, किस राज्य को कब विलय किया गया था? डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्रम के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, या काल क्रमानुसार पूछा जाता है, या सबसे पहले या सबसे लास्ट में कौन सा राज्य विलय हुआ था, ये सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किसके समय में विलय के नीति जो है अपनाए गए थे, तो इसको भी ध्यान रखना है। 51 में पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? देखिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार जो हुआ था वो था सतारा, यानी बी ऑप्शन, याद रखिएगा। 52 है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी का। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53, अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ, यानी किसके समय में संपन्न हुआ, पूछा गया है। तो देखिए, अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलेनबरो के समय में हुआ था, और इसका जो समय है 1842 से 1844 के दौरान, ठीक है। अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख जो है परिणाम था। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। 54 है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? तो 1843 में। 55 है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी ने, सी ऑप्शन। देखिए, सिक्किम जो है नेपाल और भूटान राज्य के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था। उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, भारत में इसे मिला लिया गया। 56 है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? बताइए, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? इसका सही जवाब होगा जेम्स आउट्रम,
ए ऑप्शन। देखिए 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम के रिपोर्ट को फरवरी 1856 में अवध का अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। 57 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी के समय में। देखिए भारत में रेल निर्माण के दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। 58 है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो सही जवाब बंबई और थाणे के बीच, यानी बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। 59 है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो 1853 में। प्रश्न संख्या 60 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ध्यान रखिएगा 1853 ईस्वी में बंबई के पोरबंदर स्टेशन से थाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। 61 है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में? बताइए किसके समय में? तो सही जवाब है देखिए डफरिन के समय में, यानी ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था और इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 62 है, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। याद रखिएगा ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किए जाने लगा। 63 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग के समय में या लॉर्ड कैनिंग के शासन में। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। 64 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। बी ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। प्रश्न संख्या 65 है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? देखिए इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था?
तो लॉर्ड कैनिंग। देखिए 66 में पूछा गया है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, बताइए कहां पर। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 67। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामग्री की घोषणा ने, यानी डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राजाओं के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने के लिए उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को, जो देशी राज्य थे, देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकार गोद लेने की अनुमति दे दी गई। 68 है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1877 में। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज 5 को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। 69 है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड एलेनबरो। नाम क्या है? लॉर्ड एलेनबरो। 1843 के तहत या 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक था। प्रश्न संख्या 70 है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो लॉर्ड कर्नवालिस का संबंध जो है अस्थायी बंदोबस्त से है, यह बिल्कुल सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी कुशल आक्रमणता की नीति जॉन लॉरेंस, सहायक संधि लॉर्ड विलेजली से और व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफिन के कार्यकाल में की थी और इनका कार्यकाल क्या है? 1884 से 1888 ईस्वी। 71 है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। 4 ऑप्शन है, आप बताइए किसका सुमेल नहीं है। देखिए ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉर्ड कैनिंग का जो संबंध उच्चतम निष्क्रियता से दिया गया है, जो कि सही सुमेल नहीं है। आपका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। 72 है अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। 73 है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यानी 1817 से 1818 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, इस पर राजनीतिक अधिकार कर लिया
और अन्य तीनों युग्म जो है सही सुमेलित है। 74 है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा, पेशवाई 1818 ईस्वी में समाप्त हो गया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए 75 में जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो सही जवाब है चार्ल्स मेटकॉफ। देखिए याद रखना है किसने, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 1818 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 के अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंगस ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया गया था। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो सर जॉन शोर का जो संबंध आंग्ल नेपाल युद्ध से दिया गया है, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कर्नवालिस का संबंध अस्थायी बंदोबस्त है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली का संबंध सहायक संधि प्रणाली से, यह भी सही है। और लॉर्ड हेस्टिंगस का संबंध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से है, यह भी सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में हुआ था। 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमायूं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश किया और ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले जो है अंग्रेजों को सौंपे गए। 77 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो देखिए सही सुमेलित जो है वो है आपका सी ऑप्शन, लॉर्ड वेलेजली का संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से दिया गया है, बिल्कुल सही है। और इसके बारे में मतलब कि ऊपर में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में भी, और इसको फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉर्ड एलेनबरो का संबंध जो है सिंध का अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विलय से। लॉर्ड डलहौजी का संबंध कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण किया गया। लॉर्ड वेलेजली का संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से मतलब है, और ये कब हुआ था? 1799 में। लॉर्ड हेस्टिंगस का संबंध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से है, और यह कब हुआ था? 1817 से 1818 के बीच। तो सी सही सुमेलित है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लीटन का संबंध, जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना दिया गया है, बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी के बीच हुआ था, और इस प्रकार विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। 79 है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो सही जवाब है जॉन लॉरेंस। याद रखिएगा, जॉन लॉरेंस का संबंध चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलेनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक
किससे? याद रखिएगा, एलन बरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा जो है स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। और वायसराय काल जो है वो 1864 से 1869 ईस्वी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 80 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई किसके कार्यकाल में? तो देखिए इसका सही जवाब है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। ध्यान रखिएगा, सही जवाब है सी ऑप्शन। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी के काल में, यानी 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। तो याद रखिएगा। 81 है, वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जो है जनगणना करवाई? तो नाम है लॉर्ड मेयो। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82 है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? और ये जो वायसराय थे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण पर थे। उस समय एक दंडित अपराधी के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। कौन थे? तो लॉर्ड मेयो। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो, इनका समय 1869 से 72 ईस्वी। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी के द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल थे जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। नाम याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल थे मेयो, जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। 83 है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो सही जवाब है लॉर्ड मेयो। 84, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था कौन? तो लीटन था। 1876 ईस्वी में लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 85 है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो सही जवाब है लॉर्ड लीटन ने। 86 है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि वह कौन सा वायसराय है जो सबसे अधिक समय तक रहा। तो सही जवाब है लॉर्ड कर्जन, ए ऑप्शन। देखिए, ब्रिटिश वायसरायों में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रश्नगत वायसरायों में सर्वाधिक दीर्घ कार्यकाल था। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 7 वर्ष था, यानी 1899 से 1905। और लॉर्ड डॉफरिन, ये 4 वर्ष जो है इनका कार्यकाल था, और यानी 1884 से 1888 ईस्वी के मध्य। लॉर्ड हॉर्डिंग, इनका समय है 6 वर्ष, और ये है 1910 से 1916 तक। और लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था 3 वर्ष का था, यानी ये 1869 से 1872 के बीच रहे। 87 है, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। सही जवाब है लॉर्ड रिपन द्वारा, बी ऑप्शन। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैड अस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैड अस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया, हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहां रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करें कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर
सरकारी प्रस्ताव था। 1882 ईस्वी, याद रखिएगा। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था और उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की मतलब कि जो है इस प्रस्ताव के तहत क्या किया गया है, तो इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई और इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। 88 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो सही जवाब है लॉर्ड रिपन ने, डी ऑप्शन। 89 है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है जो इल्बर्ट बिल विवाद है, इसका जो संबंध है यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। देखिए, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। देखिए, सर पीसी इल्बर्ट वायसराय के परिषद के विधि सदस्य थे और इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इससे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। प्रश्न संख्या 90 है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने और स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? तो लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन। किसकी पदावधि में? तो लॉर्ड रिपन की पदावधि में। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है और उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीनों में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। 91 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से जो है पारित किया गया था। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, केवल बी कथन जो है यानी दूसरा कथन, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, सिर्फ यही सही है, बी ऑप्शन। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं के सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था और इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे
एन एम लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा तथा कपड़े की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की। इसलिए केवल दूसरा कथन सत्य है। 92 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो सही जवाब है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिसे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ए ऑप्शन, स्थानीय स्वशासन का जो संबंध लॉर्ड लिटन से दिया गया है सही सुमेलित नहीं है। 94 है, सूची 1 सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो मिलान कीजिए और सही जवाब दीजिए। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। कलायु का जो संबंध है वह है बंगाल में दोहरा शासन, ए का सी। 2 का डी यानी बेंटिंग का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है। चार्ल्स मेटकॉफ का संबंध जो है प्रेस पर से प्रतिबंध को हटाना, और कर्जन का जो संबंध है बंग विभाजन से है। 94 का जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। कलायु ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है लागू की। बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले के द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु क्या प्रवृत्ति और नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। याद रखिएगा, मैकाले की योजना जो थी वो यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग और रक्त से भारतीय हो, लेकिन प्रवृत्ति, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा जो होगा अंग्रेजी होगा। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसीलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 2 बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समाचार पत्र था इसका मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया था, इसीलिए इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 95 है, सूची 1 सूची 2 के साथ फिर से आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। लॉर्ड डलहौजी का संबंध जो है व्यापगत का सिद्धांत से है, याद रखिएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका जो संबंध है सती प्रथा का निषेध से है। लॉर्ड रिपन इनका जो संबंध है वह है आपका स्वायत्त शासन से। और लॉर्ड कर्जन इनका जो संबंध है बंगाल का विभाजन से। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। देखिए व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी से जुड़ा है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर विलय कर ली गई। विलियम बेंटिक ने 1829 के 17वें नियम के द्वारा सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। बंगाल का विभाजन याद रखिएगा 1905 में कर्जन ने किया था। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लॉर्ड एलेनबरो का संबंध सिंध का विलय से दिया गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही सुमेलित है।
लॉर्ड एलेनबरो के समय में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया गया था। देखिए, लॉर्ड एलेनबरो का जो समय याद रखिएगा 1842 से 1844 ईस्वी के मध्य है। 97 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। 98 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी किसके काल में? तो लॉर्ड कर्जन के काल में, ए ऑप्शन। 99 है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? देखिए, जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ले ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में मेयो या अर्गिल न होने के कारण यह जो प्रश्न था इसका सही ऑप्शन नहीं था। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होना चाहिए था मेयो या अर्गिल, इन दोनों में से कोई एक हो सकता था। प्रश्न संख्या 100 है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। 101 है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो जी.के. गोखले ने, बी ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन के अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। 102 नंबर है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। 103 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। इसके बाद लॉर्ड कर्जन के बाद आपका होगा लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? लॉर्ड कर्जन का समय 1899 से 1905 और लॉर्ड हॉर्डिंग का समय 1910 से 1916 और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो समय है 1916 से 1921 और लॉर्ड इरविन का जो समय है 1926 से 1931। तो इस संदर्भ में इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। तो चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन का जो संबंध है 1899 से 1905, लॉर्ड हॉर्डिंग का संबंध जो है 1910 से 1916 के बीच, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कालक्रम है वह 1916 से 1921 और लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वह 1926 से 1931। प्रश्न संख्या 104 है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दो कथन है। पहला कथन, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा कथन, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सत्य है, यानी बी ऑप्शन।
1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चोल, नागपुर को शामिल किया और इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत के सीमाओं में भी बदलाव किया था। 105 है फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। तो आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति जो है अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला था हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा उद्देश्य था नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 106। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका मैं सहायक बनूं। 1903 ईस्वी में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को जो है नपुंसक बना दूं। और याद रखिएगा ये जो कथन है इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि इन्होंने 1903 में मद्रास गवर्नर को क्या लिखा? जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यह रही है कि किसी भी तरह जो है कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। और कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से जो है इनकार कर दिया था। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से क्या कर दिया? इनकार। 107 नंबर है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो सही जवाब है लॉर्ड मिंटो, डी ऑप्शन। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया और इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी, याद रखिएगा 1909 ईस्वी जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। 108 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड, याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग, डी ऑप्शन। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। इसके समय चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ। और प्रश्न संख्या 109 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो संबंध है कर्जन से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का संबंध जो है किससे? कर्जन से नहीं है। यह एक्ट जो है, यह एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है।
सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबंध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उसे जमानत ले सकती थी, उसे उसकी जो जमानत थी उसे ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी, और यदि यह अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापखाने को जो है जब्त कर सकती थी। देखिए, अर्शकीन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी या असंगत तथा भारत की प्रभावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। एसएन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। प्रश्नगत अन्य तीनों युग में जो है सुमेलित है। 110 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध कर्जन से ही दिया गया है, जो कि सही संबंध इसका नहीं है। आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? और 111 है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 112 है, सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो बताइए, मिलान कीजिए और इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, चुक का सिद्धांत या हड़प नीति जो है इसका संबंध किससे है? चुक का सिद्धांत या हड़प नीति, इसका संबंध है डलहौजी से। ठीक है। बंगाल का विभाजन का जो संबंध है वह है लॉर्ड कर्जन से। बंगाल में दोहरा शासन का जो संबंध है वह है लॉर्ड कलायू, और सामाजिक सुधार का जो संबंध है वह है लॉर्ड बेंटिंग। याद रखिएगा। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। और यहां पे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, चुक का सिद्धांत या हड़प नीति का जो संबंध है डलहौजी से, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन कलायू, और सामाजिक सुधार का जो संबंध है वह है बेंटिक। 113 इसमें जो है आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। तो सूची 1 सूची 2 के साथ एक बार इसको देख लीजिए और मिलान कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है, वैसे ये आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है तो थोड़ा सा लॉन्ग है। देखिए, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ठीक है, आप मिलान कर लीजिएगा, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स नहीं है तो उसका उत्तरवर्ती कर्नवालिस कलाक्रमानुसार उत्तर होगा। याद रखिएगा। और इस प्रकार प्रश्नानुसार 1833 का जो एक्ट है जिसका संबंध है डलहौजी, यानी 1833 का एक्ट, इसमें डलहौजी की नियुक्ति हुई। 1858 का एक्ट के तहत मिंटो की नियुक्ति और 1835 का एक्ट में वेवेल की नियुक्ति। तो ध्यान रखिएगा। और 114 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, जो संभलपुर है अंग्रेजों के द्वारा कब विलय किया गया था? तो संभलपुर को 1849 में। ठीक है, याद रखिएगा 1849। सतारा को 1848 में। अवध को कब अंग्रेजों के द्वारा विलय किया गया? तो अवध को 1856 में और झांसी को 1854 में। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। संभलपुर का विलय जो हुआ था 1849 में, सतारा का 1848 में, अवध का 1856 और झांसी का 1854, 1853 में अधिकृत हुआ था। ध्यान रखिएगा। और 115 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रमानुसार अगर व्यवस्थित कीजिएगा तो याद रखिएगा, सिक्किम का जो विलय हुआ था कब हुआ था? सिक्किम का विलय 1817। ध्यान रखिएगा,
और पंजाब का विलय जो है 1849। और झांसी का विलय बताइए कब हुआ था? झांसी का विलय 1853 में, और वर्मा का जो विलय हुआ था कब हुआ था? 1886। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा तो डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए सिक्किम का जो विलय है 1817, पंजाब का विलय 1849, झांसी का विलय 1853 और बर्मा का विलय 1886। एक नोट है, इसको ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया था। उसके साथ फरवरी 1817 में सिर्फ सहायक संधि की गई थी। 116 नंबर है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 और 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य जो है मिलते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या घटना चक्र का पीडीएफ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम पर शेयर किया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बारे में आपको वहां पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।